हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलो बेटा, हम लोग अपने रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में बेटा आपका स्टार्ट कर दिया है, हमने पार्टनरशिप भी खत्म कर दिया आपका। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एक मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन पहले कवर करते हैं। ओके, अब सबसे पहले समझिएगा, हम यहाँ पास पढ़ने वाले बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोला जाता है। ऐसा बिजनेस जो बेटा फैमिली के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फैमिली के थ्रू होता है। ऐसा बिजनेस जो एक हिंदू फैमिली के थ्रू कंडक्ट होता है उसको बेटा एचयूएफ बोला जाता है। समझ आएगी नहीं? ये कोई कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, ये अलग से नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कहलाता है। ठीक है, और जो एचयूएफ है बेटा ये मैनेज होता है फैमिली के द्वारा, लेकिन इसका जो हेड होता है, ओके, इसके हेड का नाम रहता है बेटा कर्ता। समझ आया कि नहीं आया? जो आपका एचयूएफ बिजनेस का हेड का नाम रहता है बेटा सब कर्ता, वही सब चीज काम आप लोग का मैनेज करेगा। और कर्ता हिंदी में बोला जाता है बेटा, और इंग्लिश में इसको मैनेजर भी बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है बेटा मेंबरशिप की। अगर कोई भी पर्सन को अगर मेंबर बनना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो सीधी सी बात है, एक चीज है बेटा, या तो बाय बर्थ, या तो आप बेटा या तो पैदा होकर उस फैमिली में कर सकते हो, या तो आपको किसी मेल मेंबर से शादी करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो दो तरीके से ही आपके मेंबरशिप एक्वायर्ड हो सकते हैं एचयूएफ में। क्लियर है कि नहीं? अब जो आप लोग का करता है इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें एक दिक्कत ये है कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन बाकी जितने भी मेंबर्स उनकी लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है। क्लियर है बच्चा लोग? ओके, अब ध्यान समझिएगा, जनरली आपके हिंदू लॉ में दो प्रकार के स्कूल होते हैं। हिंदू लॉ में आप लोग के दो प्रकार के स्कूल होते हैं बेटा, जो डिफाइन किया गया आपके हिंदू लॉ में। पहला जो है उसको बोला जाता है दया भाग, और दूसरे को बोला जाता है बेटा मित्राक्ष। अब तो ध्यान समझिएगा, दया भाग और मित्राक्ष में क्या बेसिक डिफरेंस है। ओके, अब ध्यान समझिएगा, अब जो दया भाग है ना बेटा, ये जो स्कूल है ये आप लोग का बेस्ड है बेटा स्पिरिचुअल बेनिफिट पे। समझ आया कि नहीं आया? जो आप लोग का दया भाग है वो बेस्ड है बेटा आप लोग का स्पिरिचुअल बेनिफिट में। अब स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब पुरानी कहावतों वाली बात है। इसमें यह बोला जाता है कि जो सन रहता है उसको प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती। समझ आया कि नहीं आया? जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती तब तक सन को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं है, दया भाग बोलता है। मित्राक्ष आप लोग का ये बोलता है, ये बेटा बेस्ड रहता है आप लोग का इनहेरिटेंस से। ओके, इट विल बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो सन है बेटा बाय बर्थ, पैदा होते ही तुरंत अपने फादर के प्रॉपर्टी में राइट्स रखता है। समझ आया कि नहीं आया? तो मित्राक्ष और दया भाग में ये डिफरेंस है मेन। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, जो आप लोग का दया भाग है बेटा वो आप लोग का प्रिवेल करता है जनरली वेस्ट बंगाल एंड असम में। वेस्ट बंगाल एंड असम में जनरली प्रिवेल करता है, और जो आप लोग का मित्राक्ष है ये बेटा रेस्ट ऑफ इंडिया में, बाकी जो बचे हुए इंडिया में ये प्रिवेल करता है। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, जो आप लोग का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है इसका कोई एक पर्टिकुलरली एक्ट नहीं बना हुआ है। समझ आया कि नहीं है? इसका कोई पर्टिकुलरली एक्ट नहीं है। इसमें दो एक्ट गवर्न होंगे आप लोग के। एक होगा बेटा हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसको बताएगा, और साथ ही साथ आपका इनकम टैक्स एक्ट। ये दोनों मिलके एचयूएफ के कुछ कुछ बातों को बताएंगे। क्लियर है कि नहीं? ये आप लोग का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। अब थोड़े फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं बुक से। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आप लोग जॉइंट हिंदू फैमिली का, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहला होता है गवर्न बाय हिंदू लॉ। मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है बेटा कि जो आप लोग का जॉइंट हिंदू फैमिली है वो हिंदू लॉ से गवर्न होगा। मतलब सिर्फ हिंदू, जैसे जैन सिख ये लोग भी आप लोग का एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, इसके छोड़ कोई और नहीं कर सकता। तो दो स्कूल होते हैं बेटा, एक होता है आप लोग का दया भाग, दूसरा होता है मित्राक्ष। ध्यान समझिएगा, जो मित्राक्ष होता है बेटा इसमें 4 स्कूल खुद होते हैं। ठीक है, अब देखो दया भाग क्या बोलता है, इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड असम एंड अलाउ बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर टू बी को पार्टनर। ये बोलता है बेटा कि जो मेल और फीमेल दोनों को पार्टनर बन सकते हैं। मित्राक्ष सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि जो मेल मेंबर है सिर्फ वही को पार्टनर बन सकता है। ये हो गया पहला हिंदू लॉ। दूसरा बोलता है मैनेजमेंट। अब ध्यान समझिए, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मैनेज करता है सिर्फ एक ही पर्सन बेटा, उसको कर्ता बोला जाता है, तो मैनेजमेंट मैनेजर बोला जाता है। कर्ता कौन होता है बेटा? सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, जो सबसे बड़ा लड़का होता है, जो मेल मेंबर होता है बेटा वही आप लोग का जनरली कर्ता बनता है। समझ आया कि नहीं? वो कंसल्टेशन विद द अदर मेंबर काम करता है, लेकिन जो उसकी इच्छा होती है बेटा वही डिसीजन लेता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो फाइनल कॉल होता है वो कर्ता कराएगा। फिर आपका आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप कहां से मिलेगा बेटा? सिर्फ बर्थ से, या तो आप मेल मेंबर शादी कर लो। क्लियर है कि नहीं? फिर आता है लाइबिलिटी एक्सेप्ट द कर्ता। कर्ता को छोड़ के बेटा बाकी सब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ इसकी लाइबिलिटी क्या है बेटा? अनलिमिटेड होगी। अब आता है परमानेंट एक्सिस्टेंस।
परमानेंट एग्जिस्टेंस में ये बोलता है चाहे डेथ हो, ल्यूनेसी हो, इंसॉल्वेंसी हो, कोई मेंबर बेटा एचओएफ चलते रहेगा और आगे कंटिन्यू होते रहेगा। एचओएफ बेटा क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, अगर किसी भी परिवार में अगर शादी होता है बेटा वहां से एचओएफ का क्रिएशन चालू हो जाता है, ठीक है। फिर आता है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द कर्ता, देखो ध्यान समझना, कर्ता के पास इंप्लाइड अथॉरिटी के बेटा आगे जाके वो डेट ले सकता है, कुछ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार कर्ता को दिया गया है। कोई मेंबर बिना कर्ता के परमिशन से सब काम नहीं कर सकता। क्लियर है कि नहीं। माइनर ऑल्सो को पार्टनर, बोलने का मतलब ये बेटा जब माइनर तुरंत पैदा होता है ना वो भी मेंबर बन जाता है, को पार्टनर बन जाता है। क्लियर है कि नहीं। फिर डिसोल्यूशन, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बेटा सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व हो सकता है जब पूरे के पूरे मेंबर चाहेंगे, तब एक मेंबर से डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। ये कुछ कुछ आप लोगों के फीचर्स हो गए। फिर बेनिफिट समझिए, इजी टू स्टार्ट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एकदम इजी स्टार्ट है बेटा, क्योंकि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी होता नहीं, क्योंकि इसके लिए एक्ट है। समझ आए, लिटिगेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट कंट्रोल, आप ध्यान समझिएगा, अब अगर आप एचयूएफ क्रिएट कर रहे हैं तो ध्यान समझ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कर रहे हैं बेटा, तो एक सेंट्रलाइज आदमी के पास काम रहेगा जिसको बोलते हैं बेटा कर्ता। समझ आए कि नहीं। कर्ता के पास मतलब जो हेड है वो तो अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। एक चीज थोड़ा ध्यान समझिएगा, लोग ना कंपनी में इसलिए तो नहीं जाना चाहते यार, बहुत सारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, एचओएफ में सिर्फ एक ही, वो बोल दिया वो सही है, काम खत्म। फिर आता है सीक्रेसी, थर्ड पॉइंट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पूरे के पूरे डिसीजन फैमिली वाले लोग ही लेंगे, कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता बेटा, सीक्रेसी का बहुत ज्यादा आपस मेंटेन होता है। फिर प्रॉम्प्ट डिसीजन, करता ही इकलौता आदमी है जो पूरा कंट्रोल करता है, प्रॉम्प्ट डिसीजन, तुरंत के तुरंत डिसीजन ले लेगा। समझ आए कि नहीं। फिर आता है इकोनॉमी, देखो किसी भी एचओएफ को सक्सेस होने के लिए बेटा इकोनॉमी मस्ट है, तो इसमें बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। और फैमिली का मनी कैसे स्पेंड होगा बेटा पूरा कर्ते के ऊपर डिपेंड करता है, तो इकोनॉमी में इसमें थोड़ा दिक्कत है। देखो ध्यान समझना, करता बड़ा है, सबसे बड़ा मेल मेंबर है, तो उसको पता ना पैसे कहां खर्च करने, तो इकोनॉमी लेवल आता है। फिर क्रेडिट फैसिलिटी में आता है बेटा कि लाइबिलिटी ऑफ करता अनलिमिटेड होता है, तो बाहर से बेटा लाइबिलिटी ऐसी मिल जाती है उनको लोन। एक्सपांडेड लॉयल्टी कॉर्पोरेशन, ये सब चीज होता है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस के इनके पास इस पूरा बेटा फ्रीडम रहता है, जो बिजनेस सिलेक्ट करना चाहते कर सकते हैं। तो कुछ कुछ गिने चुने आप लोग के यहाँ पास फीचर्स। अब लिमिटेशन, लिमिटेड ध्यान समझिएगा, लिमिटेड रिसोर्स है। देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बेटा जो एंस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पुरखोतों की जमीन वही आता है, और कहां से लाएंगे, बाहर से पैसा है, लोग बाहर से ला सकते भाई, तुम कंपनी बनाओ, कंपनी में बाहर से पैसा मांग सकते हो, यहां नहीं मांग सकते। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा, अगर बिजनेस डेट नहीं पे कर पा रहा है तो कर्ता का घर जायदाद भी बिक जाएगा। अब डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, अब देखो जब तक कर्ता अच्छा है बेटा तब तक अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कर्ता ही बेकार हो गया और कर्ता ही डोमिनेंस करे तब तो तकलीफ आ सकती है। समझ आए कि नहीं आया, ठीक। फिर आता है लिमिटेड मेजर स्किल, अब देखो फैमिली में कितने लोग होंगे, 5 10 15 20, लेकिन जरूरी है कि हर के सब मेजर स्किल हो, बेटा आपको बाहर से पर्सन तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, लेकिन एचओएफ में लोग ऐसा करते ही नहीं है, तो मेजर स्किल में यहाँ पर दिक्कत आ सकता है, क्योंकि करता ही तो सब काम करता है, करता हर लेवल में थोड़ी ना एक्सपर्ट हो सकता है। मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब चीज होता है आप लोग का, ठीक है। क्या वो हर चीज में एक आदमी बेटा इक्विप्ड हो सकता है, कंप्लीटेड हो सकता है, आंसर इज नो। समझ आएगी नहीं आए। फिर आपका आता है मिसयूज ऑफ पावर, अब देखो क्या होता है, करता है ना उसके पास पूरा मैनेजमेंट पावर है, चाहे तो बेटा वो मिस यूज भी कर सकता है पावर को, बोला जाता है किसी पास ज्यादा पावर रहता है बेटा मिस यूज करने का भी ताकत आ जाता है। फिर लिमिटेड मेंबरशिप, ये चीज सोचो बेटा कोई आउटसाइड आदमी इसमें नहीं आ सकता, तो बेटा बर्थ से ही आ सकता है, तो ये तो नहीं है ना कि बर्थ मतलब अनलिमिटेड बर्थ हो जाए, तो लिमिटेड मेंबरशिप आप लोग का होता है। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग। अब देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे फॉर्म होता है बेटा, उसके लिए आप लोग को जैसे पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप में जैसे पार्टनरशिप डीड बनता है, वैसे ही बेटा एचओएफ में एचओएफ डीड बनेगा, ठीक है। वन हैज टू प्रिपेयर अ डीड ऑन स्टैम्प पेपर डिक्लेयरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एचओएफ, एक बेटा डीड बनाना पड़ेगा कि इसमें फॉर्मेशन आप बताओ। एचओएफ तो मैंडेटरी नहीं है बेटा, लेकिन बनाओगे तो डिस्प्यूट से बचोगे। समझ आए कि नहीं है। एक रिटर्न फॉर्मल डॉक्यूमेंट है स्टैम्प पेपर में, ठीक है। द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ एचओएफ बिकम करता ऑफ एचओएफ, मतलब जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है बेटा वो करता का बनेगा, ठीक है। अब नाम एचओएफ का नाम भी इन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा बेटा, यूजुअली क्या रहता है वो कर्ता के नाम पर, जैसे कि राम है तो राम कुमार एचओएफ। समझ आए कि नहीं आए, तो जो एल्डेस्ट मेंबर रहता है उनके लिए होता है। एचओएफ डिड आल्सो स्टेट द कैपिटल विथ विच द एचओएफ हैज टू इनिशिएटेड, ये सब भी बताना पड़ता है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप लोगों को बताना पड़ेगा कितने कैपिटल से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। फर्दर एक रबड़ स्टैम्प भी बनाना पड़ेगा एचओएफ का ऑल्सो, रबड़ स्टैम्प मतलब बेटा जो सील होता है कॉमन सील, उस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब देखो कर्ता को रजिस्ट्रेशन लेना तो कंपलसरी, लेकिन पैन कार्ड लेना पड़ेगा भैया। एचओएफ इनकम टैक्स के हिसाब से एचओएफ एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब सेपरेट पर्सनैलिटी है, तो उनको अलग से पैन कार्ड लेना पड़ेगा, और उसी पैन से मैंडेटरी उनको बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है। पैन अलॉट होने के बाद उनको एक बैंक अकाउंट खोलना है बेटा, जो करंट अकाउंट होगा उसी को वो लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन हर जगह यूज करेंगे, और बिजनेस भी उसी करेंगे। समझ आए कि नहीं आए। फिर while there are tax advantage for forming HOF, the following matter merit consider, मतलब देखो कुछ कुछ यहाँ पास मैटर्स है बेटा जो एडवांटेज के रूप में आता है। जैसे देखो वन पर्सन कैन नॉट फॉर्म एचओएफ एंड एचओएफ इज फॉर्म बाय द फैमिली, ध्यान समझना, एक पर्सन एचओएफ फॉर्म नहीं कर सकता, कौन करेगा बेटा, एचओएफ फैमिली फॉर्म करती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसा फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो नाम तो फैमिली हुआ, ठीक।
एन HOF इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैंने बोला था बेटा HOF कब क्रिएट होता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। HOF consists of common ancestors and all of his lineal descendants including their wives and unmarried daughters after 1/9/2005 daughter married or unmarried is co-partner like a son। सीधी सी बात है, देखो कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो जायदाद होता है बेटा उसमें ही रहता है, जो डिसेंडेंट रहता है इंक्लूडिंग वाइफ हो गया और अनमैरिड डॉटर, ये सब लोग भी को पार्सन कहलाते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखो हिंदूज बुद्धिस्ट जैन सिक्स कैन फॉर्म HOF। बेटा ये लोग सब कर सकते हैं, तो क्वेश्चन है मुस्लिम कर सकते हैं क्या? नहीं। देखो बेटा ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, मुस्लिम को लेकर अलग लॉ बना। क्लियर है कि नहीं? फिर देखो की पॉइंट्स इन क्रिएशन ऑफ HOF एंड फॉर्मेट डिड फॉर द क्रिएशन ऑफ HOF। क्या क्या चीज आप लोग को एकदम अच्छे से ध्यान देना है। देखिए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एन HOF इज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के पर्पस के लिए बेटा HOF एक सेपरेट एंटिटी है, मैंने बोला था इस चीज को। द सेम टैक्स स्लैब आर एप्लीकेबल टू HOF टू एज इंडिविजुअल SSC। जो इंडिविजुअल को बेटा स्लैब रेट लगता है 2.5 लाख 5 लाख जो भी एस में भी एप्लीकेबल, वो स्लैब रेट जो इंडिविजुअल SSC को लगता है वो सेम बेटा HOF को भी लगता है। और SSC कौन होता है बेटा? वो पर्सन जिसको टैक्सेबल टैक्स पे करना होता है, जिसका इनकम असेस होता है। One can now transfer his own assets money into HOF। कोई भी बेटा अपना मनी और एसेट HOF में ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर करना है तो आपको कर्ता का कंसेंट लगे। क्लियर है कि नहीं? इफ वन हैज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड अर्निंग सम इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी देन इट इज बेटर टू ट्रांसफर दिस एसेट टू HOF एंड सेव अप टू एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। देखो अगर कोई पर्सन है जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पुरखौतों की जमीन है, उससे अगर उसको इनकम आ रहा है तो भाई बेटर है चुपचाप एसेट को HOF को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि HOF को ही बेनिफिट मिलेगा जो इंडिविजुअल को मिलता है। समझ आया कि नहीं? 1.5 लाख का छूट, 2 लाख का जो भी जो इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। One can transfer the money received on sale of ancestral property asset into your HOF। मतलब अगर पुरखौतों की जमीन बेचे मेंबर चाहे तो बेटा HOF में पैसा डाल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेंबर को पार्टनर डाल पाएंगे, ठीक है। The income from property of HOF can be further invested in instruments such as share, mutual fund, etc. and will be assets under HOF। देखो जो भी इनकम है बेटा फर्दर इन्वेस्ट ऑफ शेयर म्यूचुअल फंड कोई भी जगह कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? फिर एक्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी और मल्टीपल मेंबर्स इज नॉट अ प्री रिक्विजिट टू क्रिएट HOF। देखो बेटा प्रॉपर्टी और मल्टीपल मेंबर आपका प्री रिक्विजिट नहीं है। A family which does not own any property may still have character of Hindu undivided family या तो Hindu joint family। This jointness is understood in terms of faith and food। This is because the Hindu is born as a member of the joint family। देखो किसी को ऐसा लगता है नहीं कि HOF के लिए प्रॉपर्टी और मल्टीपल मेंबर होना जरूरी है, नहीं भाई। हिंदू जॉइंट फैमिली बेटा ट्रस्ट फेथ और फूड में चलता है। समझ आया कि नहीं आया? मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास के थ्रू चलता है। प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आप धीरे से कमा के प्रॉपर्टी ला लोगे। क्लियर है कि नहीं? Any gift received by the members of HOF, birthday, marriage, etc. can be treated as an asset of HOF। समझ आया कि नहीं? HOF के मेंबर कुछ भी अगर गिफ्ट मिलता है, चाहे बर्थडे हो चाहे मैरिज हो किसी भी चीज में, तो बेटा वो HOF का एसेट माना जाएगा। क्लियर है? The HOF is taxable as separate person under income tax, hence one can save tax from the basic exemption of 2.5 लाख। 2.5 लाख का भी इनको बेसिक एग्जम्पशन का छूट मिलता है। HOF will also gain from slab structure of company income tax। ये मैंने बताया था स्लैब वाला हो गया। Apart from basic exemption of rupees 2.5 lakh, सेक्शन 80C डिडक्शन अप टू 1.5 लाख इज आल्सो एप्लीकेबल। देखो 80C क्या होता है बेटा? जैसा कि इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, एजुकेशन, दुनियादारी बहुत सारी चीजें होती है। समझ आया कि नहीं? तो ये सब चीज जो इनकम टैक्स में डिडक्शन बेटा इंडिविजुअल को मिलता है, सेम डिडक्शन HOF को भी मिलता है। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा ये तुम लोग का स्मॉल रिवीजन हो गया HOF का। अब तुम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जरा इसके बारे में लोग समझते हैं। इसको बेटा प्यार से आप लोग MSCS भी बोलोगे। देखो ऐसा सोसाइटी जो एक दो या उससे ज्यादा जगह ऑपरेट करता है। समझ आए कि नहीं आए? अब देखो सोसाइटी एक नॉर्मल एक स्टेट में हो गया, वो बात नहीं कर रहे हैं बेटा। ऐसा सोसाइटी जिसका हेड ऑफिस कोई और जगह और 5-6 जगह अलग अलग जगह काम कर रहा है। समझ आए कि नहीं आया? तो बेटा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ध्यान समझिएगा, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, इसका जो पहले एक्ट था वो था आप लोग का 1984। अब वो रिप्लेस होके बेटा आप लोग का बना है MSCS एक्ट 2002। रिप्लेस होके एक आप लोग का नया एक्ट क्रिएट हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान समझिएगा। इट प्रोवाइड्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ incorporation of any corporate society।
तो बेटा पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकॉर्पोरेशन करना तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, ये आप लोग का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग से बताएगा। समझ आए कि नहीं आए? अब जो आप लोग का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, वो दो तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब दो कोई भी हो सकता है बेटा, एक होता है प्राइमरी तरीके से फॉर्म हो सकता है और दूसरा हो सकता है बेटा फेडरल। ओके, अब सर ये फेडरल और प्राइमरी में डिफरेंस क्या है? देखो, जो प्राइमरी होता है बेटा उसमें दो प्रकार के मेंबर हो सकते हैं आपको, या तो इंडिविजुअल और साथ ही साथ बेटा आपका चाहे तो इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? चाहे तो इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स भी आप लोग के हो सकते हैं। अब फेडरल में सिर्फ और सिर्फ आप लोग इंस्टीट्यूशनल ही मेंबर्स होंगे। ये आप लोग का एक बेसिक डिफरेंस है। समझ आया कि नहीं आया? तो मैं फिर से बोलता हूं, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा वो दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, एक होता है बेटा प्राइमरी और एक होता है फेडरल। प्राइमरी में बेटा दोनों मेंबर हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है आप लोग, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, और फेडरल में सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स ही आएंगे। क्लियर है बच्चा लोग? अब ध्यान समझिएगा। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे कि फार्मिंग हो गया, क्रेडिट हो गया, मतलब क्रेडिट पॉलिसी जो लोग देते हैं, ओके, या तो रियल स्टेट हो गया, या तो डेयरी फार्म हो गया, एंड सो ऑन। और बहुत सारे आप लोग के एग्जांपल होते हैं बेटा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। समझ आए कि नहीं आए? अब देखो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझने से पहले आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, तो ध्यान समझिएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले बेटा इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। समझ आए कि नहीं आए? क्या है बेटा ये आप लोग का? बॉडी कॉर्पोरेट है विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। समझ आए कि नहीं आए? एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है बेटा जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका पहला फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंट नोट है ये। क्लियर है कि नहीं? अब जो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होगा बेटा, उसका ऑब्जेक्ट एंड एम क्या होगा? क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या होगा और एम क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जनरली तीन आप लोग के ऑब्जेक्ट और एम होने वाले, ठीक है। पहला क्या बोलता है? वर्क इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स इन मोर देन वन स्टेट। समझ आए कि नहीं आया? तो क्या बोलता है यहां पर? पहला उसका एम और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बेटा कि इनको अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट और वेलफेयर में एक से ज्यादा स्टेट में काम करना पड़ेगा। पहला ऑब्जेक्टिव और एम ये होता है। समझ आए कि नहीं आया? दूसरा ये बोलते हैं बेटा सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट बाय सेल्फ हेल्प। देखो सेल्फ हेल्प मतलब क्या होता है? खुद की आपस में मदद करो ना। तो सोशल और इकोनॉमिक बेटरमेंट बेटा सेल्फ हेल्प के थ्रू लाना पड़ेगा आप लोग को। मतलब मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन जो जो मेंबर्स हैं, स्टेट हो सकता है, कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, खुद की मदद करना और खुद आगे बढ़ना है। समझ आया कि नहीं? दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है आप लोग का, ठीक है। थर्ड नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है बेटा ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव एजुकेशन प्रोग्राम। समझ आया कि नहीं आया? आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बेटा एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि आपके जो कॉर्पोरेट सोसाइटी के मेंबर्स है बेटा उसको तुम लोग एजुकेट कर पाओ। तो ऑब्जेक्टिव और एम ये होता है। समझ आया कि नहीं आया? और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है आप लोग का कि अगर आपको किसी भी मेंबर को अगर फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर आप किसी भी मेंबर को अगर फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो बेटा इट कैन बी ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम फंड आउट ऑफ प्रॉफिट। समझ आया कि नहीं आया? जो प्रॉफिट का पैसा होगा उसी को आप मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है ओनली फंड आउट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर। मतलब जो बेटा कॉर्पस फंड है, जो कैपिटल है, उसको तुम मेंबर्स को नहीं दोगे, प्रॉफिट कमा के ही बांटोगे। समझ आया कि नहीं आया? ओके, फिर अब देखो ध्यान समझना, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर इन्वेस्टमेंट अगर करना है, अगर बेटा उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिर्फ परमिट मिलेगा उनको रिकॉग्नाइज सिक्योरिटीज में, रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटीज में। वो सिर्फ और सिर्फ
रिकॉग्नाइज सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई जगह वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चा लोग? अब ध्यान समझिएगा, कुछ कुछ ऐसे एक्ट हैं या तो काम है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को परमिट नहीं दिया गया है, मतलब प्रोहिबिटेड है। ओके, तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा प्रोहिबिटेड है। सबसे पहला ये है कि जो आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। समझ आए कि नहीं आए? तो बोला जाता है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। और अगर आपको लोन देना तो सिर्फ मेंबर को देना है, तो लोन्स टू नॉन मेंबर, जो आप लोग के मेंबर्स नहीं है बेटा, उसको आप लोन नहीं दे सकते। और साथ ही साथ आप एक्सटर्नल सोर्स से बोरो नहीं कर सकते। कहां से पैसा लाओगे? सिर्फ अपने मेंबर से। ठीक है, बोरोविंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। समझ आए कि नहीं आए? आप एक्सटर्नल सोर्स से बोरो नहीं कर सकते। तीन चीज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव प्रोहिबिट है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लोन टू नॉन मेंबर्स, बेटा जो मेंबर्स नहीं उनसे उनको लोन नहीं दे सकते। और आप एक्सटर्नल सोर्स से बेटा बोरो भी नहीं कर सकते। समझ आए कि नहीं आए? अब तो ध्यान समझिएगा, इनका बेटा जो एनुअल ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट करवाना इनको कंपलसरी, क्योंकि बॉडी कोऑपरेट है तो कुछ कुछ इनके ऊपर बेटा रेस्ट्रिक्शंस आते हैं और कंप्लायंस का आता है, क्योंकि इसके लिए अलग से एक्ट दिया गया। तो एनुअल ऑडिट इनके लिए कंपलसरी। अब ध्यान समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एनुअल ऑडिट के बाद भी स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। समझ आए कि नहीं है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एनुअल ऑडिट के बाद एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बेटा अकॉर्डिंग टू द एक्ट काम नहीं हो रहा है, या तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जैसे गवर्न होने चाहिए वैसा अगर काम नहीं हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? एक और बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा, हर स्टेट से मिनिमम 50 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए। समझ आए कि नहीं आए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, कि हर स्टेट से एटलीस्ट 50 मेंबर्स चाहिए। और एप्लीकेशन जब आप फाइल करोगे सेंट्रल रजिस्ट्रार को, तो बेटा सब के सब का उसमें साइन होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया बच्चा लोग? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाएंगे? आप ध्यान समझिएगा, पहले बात तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो लोन बेटा आप लोग को रीजनेबल रेट में मिलेगा। पैन इंडिया बेसिस में काम करेगा। छत्तीसगढ़ में हूं भाई, मध्य प्रदेश में भी खुला हुआ है, समझ आया कि नहीं? उड़ीसा में भी खुला हुआ है, तो बेटा पैन इंडिया बेसिस काम चलेगा। अब बाकी के मुकाबले इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थोड़ा कम है, और बेटा बिलोंगिंग और ओनरशिप में थोड़ा सेंस आता है। एक्चुअली मतलब क्या पता है किसके लिए बिलोंग कर रहे हैं? ओनर। अब देखो, ओनर खुद के लिए ही काम करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा भाई, खुद के लिए काम करेगा तो और अच्छे से करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं बेनिफिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपका क्या क्या बेनिफिट होता है, तो ध्यान समझिएगा। पहला बोलते हैं बेटा लोन्स एट रीजनेबल रेट। समझ आएगी ना? लोन बेटा आप लोग को रीजनेबल रेट में मिलेगा। ठीक है, दूसरा पैन इंडिया बेसिस। अब पैन इंडिया बेसिस में पूरा काम चलेगा इनका, मतलब पूरे इंडिया में रहेंगे। ठीक है, समझ आएगी ना? देखो, दो या उससे ज्यादा, मतलब भाई स्टेट तो एक नहीं, दो उससे ज्यादा, मतलब ज्यादा भी जा सकते हैं, तो पैन इंडिया बेसिस हो गया। ठीक है, अब जो रेगुलेटरी फाइलिंग है, जो रेगुलेटरी फाइलिंग है बेटा, वो यहां पर मिनिमम है। एक मिनट, रेगुलेटरी फाइलिंग इज मिनिमल। समझ आए कि नहीं आया? तो बेटा एकदम कम है, यहाँ पर उतना कोई नहीं है। और यहां पर बेटा एक सेंस बैठता है चीज का, ठीक है, जिसको बोला जाता है बेटा बिलोंगिंग एंड ओनरशिप। बिलोंगिंग एंड ओनरशिप मतलब बोलने में जो ओनर है बेटा उसी के ही सब चीज बिलोंग करेंगे। तो बेनिफिट चार प्रकार के होते हैं, लोन सेट रीजनेबल रेट, फिर पैन इंडिया बेसिस में फाइल होगा बेटा, फाइलिंग क्या आपका मिनिमम होगा, और सेंस रहेगा बेटा बिलोंगिंग और ओनरशिप का। समझ आए कि नहीं आए? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझना पड़ेगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे फॉर्म होगा। तो एकदम तुम लोग ध्यान समझिएगा, अगर फॉर्म देना है, अगर आपको फॉर्म करना है बेटा, तो इस चीज में फॉर्मेशन में आपको किसी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन है बेटा आप लोग का फॉर्म नंबर 1, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा बेटा सेंट्रल रजिस्ट्रार में। समझ आया कि नहीं आया?
फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा सेंट्रल रजिस्ट्रार में, और सेंट्रल रजिस्ट्रार बेटा इस एक्ट में इस्टेब्लिश्ड है न्यू दिल्ली में। समझ आए कि नहीं? तो न्यू दिल्ली में आप लोग को एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? और एप्लीकेशन जो फॉर्म रहेगा बेटा उसमें कुछ कुछ चीज आप लोग को स्पेसिफाई करना है, जैसे रिजोल्यूशन कॉपी हो गया और बहुत सारी चीजें। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान समझिएगा। अगर आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है तो सबसे पहले बेटा आपको सर्टिफिकेट लगेगा, क्रेडिट बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा बैंक से क्रेडिट बैलेंस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। दूसरा, अब आपको प्रपोज्ड स्कीम एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आप किस स्कीम के लिए आ रहे हो। समझ आया कि नहीं आया? तो उसको बोलते हैं बेटा प्रपोज्ड स्कीम एक्सप्लेनेशन। तो पहले आप तो क्रेडिट बैलेंस बताओगे और आपको जो स्कीम है, जो प्रपोज स्कीम है बेटा, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बाय लॉ की 4 कॉपी देनी पड़ेगी, बाय लॉ की 4 कॉपीज। समझ? अब बाय लॉ क्या होता है? जो लोकल लॉज होते हैं उनकी कॉपी आप लोगों को देना पड़ेगा। साथ ही साथ पहले इनिशियली आपको सब स्टेट में करने नहीं दिया जाएगा, इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कंटीजियस स्टेट में काम करने दिया जाएगा, जिसको जाता है कंटीजियस स्टेट। अब देखो कंटीजियस स्टेट मतलब एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ऐसा स्टेट जो कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि आप लोग का छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा हो गया, जो आसपास में जुड़े हुए बेटा इनिशियली सिर्फ 2 लोग, उन्हीं लोग को परमिट किया जाएगा, ठीक है। और ध्यान समझिएगा, हर स्टेट से फ्रॉम ईच स्टेट एटलीस्ट 50 मेंबर्स लगेगा। समझ आए कि नहीं आए? हर स्टेट से कम 50 मेंबर होने ही चाहिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ अगर आप बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर मल्टी जाना चाहते हो तो उसके आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन भी आपको अटैच करना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, इसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब चीफ प्रमोटर रहेगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहेगा बेटा जो इसके काम को प्रमोट करेगा, ठीक है, तो बोला जाता है चीफ प्रमोटर। तो चीफ प्रमोटर है बेटा, उसका कॉन्टेक्ट और ईमेल एड्रेस लगेगा। समझ आए कि नहीं? कॉन्टेक्ट एंड ईमेल एड्रेस, ये सब चीज रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये एक फॉर्मेशन का हो गया। अब देखिए, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उनको ये सब चीज लगेगा, लेकिन ऐसा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इनके एडिशंस का ऑब्जेक्ट बेटा थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट का है। समझ आया कि नहीं आया? तो ध्यान समझिएगा, मैं कुछ एडिशनल के बारे में बात कर रहा हूं। सम एडिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है बेटा, अगर किसी सोसाइटी का ऑब्जेक्ट है रिलेटेड टू थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट। अगर क्रेडिट और थ्रिफ्ट से रिलेटेड अगर बेटा इन लोग का ऑब्जेक्ट है तो कुछ कुछ चीज लगेगा। 2 चीज इन लोगों को एक अलग से लगेगा, जिसको ध्यान से समझिएगा। पहला बोलता है बेटा एनओसी फ्रॉम स्टेट रजिस्ट्रार। समझ आया कि नहीं आया? स्टेट रजिस्ट्रार से बेटा आपको एनओसी लगेगा, जहां पास आप प्रपोज करने वाले हैं काम को। समझ आया कि नहीं आया? और साथ ही साथ जो बेटा आप लोग का चीफ प्रमोटर है, ओके, जो आप लोग का चीफ प्रमोटर है बेटा, जहां पास आपका हेड ऑफिस सिचुएटेड है बेटा, वहां से लगेगा आपको सर्टिफिकेट। ये 2 चीज लगेगा, तो ध्यान समझिएगा। बाकी चीज तो आपको लगेगा। साथ ही साथ अगर आपका ऑब्जेक्ट थ्रिफ्ट और क्रेडिट का है तो एनओसी लगेगा स्टेट रजिस्ट्रार से, जहां आप काम चालू करने वाले हो, और साथ ही साथ चीफ प्रमोटर से बेटा आप लोग को सर्टिफिकेट लगेगा। क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग का आता है बेटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ध्यान समझिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले बात होता है बेटा, आप एप्लीकेशन किसको सबमिट करेंगे? जरा बोलिए। एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे सर न्यू दिल्ली को। अब न्यू दिल्ली को हम बोलते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार। समझ आए कि नहीं आए? हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार को, ठीक है। और एप्लीकेशन अब साइन कौन करेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन कौन साइन करेगा? हमने पढ़ा सर कि हर स्टेट से 50 मेंबर चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी, तभी तो प्राइमरी और फेडरल कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान समझिए, यहां पास आपके 4 केस होने वाले हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 ये बोलता है, अगर ऑल मेंबर्स आर इंडिविजुअल, मतलब अगर पूरे के पूरे मेंबर्स अगर आप लोग के इंडिविजुअल्स हैं,
तो इस केस में बेटा एटलीस्ट, जिसको कहता है मिनिमम 50 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट। समझ आए कि नहीं? तो मिनिमम 50 मेंबर फ्रॉम द ईच स्टेट, अगर आपके पूरे के पूरे मेंबर्स बेटा इंडिविजुअल है। समझ आए कि नहीं आए? फिर दूसरा आप लोग का बोलता है बेटा, अगर ऑल मेंबर्स आर सोसाइटी, या तो अगर पूरे के पूरे मेंबर हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है। समझ आए कि नहीं आए? तो इस केस में ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एटलीस्ट 5 सोसाइटी। तो ध्यान से समझिएगा, कम से कम 5 सोसाइटी से हम लोग को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑथराइज पर्सन चाहिए। लेकिन ध्यान से समझना बेटा, नॉट फ्रॉम द सेम स्टेट। समझ आए कि नहीं आए? नॉट फ्रॉम द सेम स्टेट, और पांचों जो आप लोग की सोसाइटी है बेटा सेम स्टेट के नहीं होने चाहिए। तो केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 आप लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आपका 2। अब आप लोग का केस नंबर 3 क्या बोलता है, अगर आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही अगर मेंबर है, तो बोलने का मतलब ये है कि क्या एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूसरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मेंबर हो सकता है? आंसर इज यस। अगर इस केस में बेटा, तो कम से कम मिनिमम 2 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेटा आपको साइन चाहिए। और ध्यान समझिएगा, और दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेम स्टेट से नहीं होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये सेम स्टेट से अगर होंगे तो बेटा यहां पास एप्लीकेशन में साइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? फिर आपका आता है बेटा पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, मेंबर्स आर कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। अगर मेरे जो मेंबर्स है बेटा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और या तो इंडिविजुअल है, तो उस केस में मुझे लगेगा बेटा एटलीस्ट 50 मेंबर्स, कम से कम मुझे 50 मेंबर का साइन लगेगा। ठीक है? एंड दूसरा बोला जाता है बेटा 1 मिनट, एटलीस्ट 50 मेंबर का साइन लगेगा बेटा। और साथ ही साथ हमारा दूसरा बोला जाता है 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम 2 और मोर स्टेट। समझ आए कि नहीं आए? तो बेटा 2 और उससे ज्यादा स्टेट से मुझे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का साइन चाहिए, और साथ ही साथ या तो बेटा एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुझे साइन चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये आप लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है बेटा। अगर एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार दिल्ली को, तो क्या क्या चीज आपको फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर जो जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार को, तो ध्यान समझना बेटा ये एकम्प्लिश होना चाहिए आपके बाय लॉ के कॉपीज से। जो लोकल लॉ होता है बेटा, जो स्टेट का लॉ है उससे कॉपी से, क्योंकि हर स्टेट का अलग से बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है। समझ आएगी नहीं है? अब देखिए, अगर जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है अगर जो सेटिस्फाई होता है बेटा, तभी आप लोग को रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा। अगर उसको लगता है कि पूरे रिक्वायरमेंट एज पर द एक्ट है, समझ आए कि नहीं है? अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार को लगता है कि पूरे रिक्वायरमेंट एज पर एक्ट है, या तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा वो पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। समझ आया कि नहीं है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे रिक्वायरमेंट को आपका फुलफिल कर रहा है, और साथ ही साथ बेटा इनका ऑब्जेक्ट जैसा मेंशन किया गया था सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए, अगर सब चीजों फुलफिल होता है तो बेटा इस केस में सेंट्रल रजिस्ट्रार ग्रांट कर सकता है। तो ध्यान समझिएगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार को बेटा 4 मंथ के अंदर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो बेटा डीम एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन रिजेक्शन के लिए तो ध्यान समझिएगा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार को अगर रिजेक्ट करना है तो बेटा इसके लिए उनको ओबीएच देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो बेटा यहां तक आप लोग का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म होता है।